Okay, today we are going to start with the 2018 RTU paper of engineering mechanics. 2018 paper was also according to the new scheme, in which I will once again remind you, part A, part B and part C are there. Part A, all questions are compulsory, and each question, there are 5 questions in total, and each question is of 2 marks. So you have to be very, very concise and short in writing your answers. No extra explanation. For example, question number 2, state Lamy's theorem. Don't go for giving the derivation. इसका डेरिवेशन करोगे तो एक डेढ़ पेज का डेरिवेशन करेंगे और उसका टाइम और उतना वेस्ट होगा. सिर्फ स्टेटमेंट लिखने को कहा है तो स्टेटमेंट लिखना है. ज्यादा से ज्यादा एक फिगर और साथ में आएगी. पार्ट नंबर बी, you will get 6 questions in total. Out of it, you have to attempt any 4. तो टोटल 6 मिलेंगे. आपकी इच्छा है कोई से भी 4 अटेम्प्ट कर सकते हो. 10-10 नंबर का क्वेश्चन है. मीडियम लेंथ के आंसर. Mostly numericals will be there, and if some theory part is there, then you have to be precise in giving your answer so that the weightage of 10 marks is justified. बहुत छोटा भी नहीं करना है इसके आंसर को और बहुत लंबा भी नहीं करना है. Okay. And then finally, part C will contain 3 questions. These are lengthy questions, supposed to be lengthy questions, लेकिन कभी-कभी छोटे questions भी आ जाते हैं. जैसा अपन कभी आज या कल में, सॉरी आज या अगली क्लास में देख लेंगे कि ये क्वेश्चन नंबर 3 तो 10 मार्क के क्वेश्चंस के अंदर क्वालिफाई होता है. 15 नंबर वाले क्वेश्चन के बराबर इसकी लेंथ नहीं है, इतना वेटेज नहीं है इस क्वेश्चन का. एनीवे, ये आपके लिए अच्छा ही है. अगर छोटा क्वेश्चन अगर 15 नंबर में आ जाता है तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, टाइम सेव होगा. सो आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व एनी 2, 15 मार्क्स वेटेज. और यही जो पैटर्न मैं आपको दिखा रहा हूँ, यही पैटर्न आपका इस साल आएगा. एनीवे, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट ए. व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस टू हैव अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम? ये मैंने थोड़ा आपको रेफरेंस के लिए यहाँ पर कौन से लेक्चर नोट्स के अंदर इनका आंसर मिलेगा आपको प्रॉपर अप्रोप्रिएटली, वो भी मैंने यहाँ पे मार्क करके रख दिया. तो लेक्चर नोट्स नंबर 4 पे जाएंगे तो यू विल फाइंड द आंसर टू दिस. वैसे आप जरा वर्बली बता दो इफ यू रिमेम्बर. जल्दी से मेरे को कोई बता दो क्या है कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम. All the forces are acting on the body is equal to 0. ओके. इसकी प्रिसाइसली अपन को 2 कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम होती है. पहली कंडीशन तो है द समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी इक्वल टू 0. दूसरी कंडीशन, Movement. All the forces acting on the body are equal to 0. the summation of all the moments acting on the body must also be equal to. ठीक है. फिर अब आप इसमें अब इतना सा लिखोगे तो ये 2 मार्क्स के लिए पूरा क्वालिफाई नहीं होता है. तो इसके लिए बेटर ये है कि आप इसको ऐसे लिखो. ये 2 तो लिख ही दो और उसके बाद मैं सिर्फ इतना और इसको एक्सटेंड करूंगा. समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द x डायरेक्शन इज 0. Summation of all the forces in the y direction is 0, and summation of all the forces in z direction. अब देखो मैं इसको कैसे अटेम्प्ट कर रहा हूँ. किसी भी क्वेश्चन पेपर में आंसर को अटेम्प्ट करने को लेकर के बहुत ज्यादा बंदिशें नहीं होती है. You can use your intuition and intelligence to improve the quality of your answer, improve the style of your answer. तो अब इसमें आप, मैंने जो टेक्स्ट दिया है उसमें जाकर के देखेंगे तो इसमें आपको प्लेन वगैरह बना करके उसमें एक्सप्लेन करता है कि एक्स वाई जेड डायरेक्शन में फोर्सेस को रिजॉल्व किया जा सकता है और रिजॉल्व करने के बाद में एक्स डायरेक्शन का समेशन 0 होगा, वाई का समेशन 0 होगा, इस तरीके से. लेकिन आप ये बातें पूरी डिटेल में बताए बगैर 2 मार्क्स के आंसर को जस्टिफाई करने के लिए मैं जैसे अभी बना रहा हूँ वैसे भी बना सकता हूँ. एंड सिमिलरली summation of moments about the x-axis will be 0. Summation of moments taken about the y-axis will be 0, and summation of moments taken about the z-axis will be 0. तो अब देखो मैंने इतना सिंपल सा एक प्रेजेंटेशन कर दिया है. एक डायग्रामेटिक कम रिटन प्रेजेंटेशन का कॉम्बिनेशन है.
2 सेकेंड मतलब 2 मिनट मेरे को टाइम लगा नहीं, और मेरे को इसमें आई कैन एक्सपेक्ट फुल 2 मार्क्स आउट ऑफ 2। ठीक है, अगर आप सिर्फ इतना सा लिखते हैं तो हो सकता है कि कोई एग्जामिनर, देर इज अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है कोई एग्जामिनर तो आपको इतने से में भी 2 नंबर दे दे, और हो सकता है इसमें कोई आपको 1.5 नंबर दे दे, 1 नंबर, बोले कि नहीं भाई आपने पूरा इलेबोरेट नहीं किया, इसमें थोड़ा XYZ भी इलेबोरेट कर सकते थे। तो आप अगर ये ऐसे बना दोगे, इसमें कुछ लिखना नहीं है, बस ये फिगर जैसा बना दो, ऐसा एक फ्लो चार्ट जैसा हो गया या डायग्राम जैसा हो गया, जो भी मान लो, दिस इज सफिशिएंट। ठीक है, आगे चलें। स्टेट लैमिस थ्योरम, यू विल फाइंड द एक्चुअल स्टेटमेंट इन लेक्चर नोट्स नंबर 5। और वैसे अगर याद है तो कैसे आप स्टेट करोगे, याद रखिए 2 नंबर का है, डेरिवेशन नहीं करना है। डिराइव लैमिस थ्योरम एक अलग क्वेश्चन बनता है, बट यू डोंट हैव टू डिराइव अंटिल एंड अनलेस इट इज आस्क्ड, और 2 नंबर में तो नहीं करना। ठीक है, स्टेटमेंट बताओ लैमिस थ्योरम का। लैमिस थ्योरम किसी को याद है? नहीं है? अच्छा, मैं एक फिगर बना देता हूँ। सब 3 4 एक्टिव एक्ट करते हैं ना। 3 फोर्सेस की बात होती है इसमें, 3 से कम भी नहीं, 3 से ज्यादा भी नहीं। अगर बिल्कुल ही कंसाइजली बात करनी हो, मैं तो सीधे सीधे इसको ऐसे, क्यू अपॉन, आगे बताओ क्या आएगा? साइन बीटा साइन बीटा। आर अपॉन साइन एल्फा। इस क्वेश्चन के आंसर में सबसे पहले तो ये फिगर बनाए, ये एक्सप्रेशन लिखें, और उसके बाद सिंपल एक लाइन का स्टेटमेंट ये लिखना है। अब इसमें देखो कीवर्ड्स क्या है, कीवर्ड्स जो कि एग्जामिनर ढूंढेगा कि आपने वो कीवर्ड्स अपने थ्योरम के स्टेटमेंट में इंक्लूड किए हैं कि नहीं, और वो कौन कौन से हैं? कोप्लेनर एंड कॉनकरेंट, ये 2 वर्ड कंपलसरी है इसके। आप ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिख करके ऐसे छोड़ दोगे तो ये कंप्लीट नहीं हुआ इसका डेफिनेशन। इसमें ये बताना पड़ेगा इफ 3 फोर्सेस, अच्छा एक और इसमें कीवर्ड है इक्विलिब्रियम। लैमिस थ्योरम में पहले हिंदी में समझाता हूँ, जिससे कि आपको 100% क्लैरिटी आ जाए कि भाई लैमिस थ्योरम एक्चुअली कहता क्या है। ये थ्योरम ये कहता है कि अगर एग्जैक्टली 3 नंबर ऑफ फोर्सेस कोप्लेनर हो, यानी कि एक ही प्लेन पे लाई करती हो, और कोप्लेनर होने के साथ में कौन करंट भी हो, यानी कि तीनों एक पॉइंट से गुजरती हूँ, ये सेंटर पॉइंट से गुजर रही है तीनों। ठीक है, और इन 2 रिक्वायरमेंट्स के अलावा इन तीनों के कॉम्बिनेशन के कारण इक्विलिब्रियम भी बनता हो, तो ये 3 कंडीशन कभी भी सेटिस्फाई होती हैं फॉर एनी 3 नंबर ऑफ फोर्सेस। तो ये एक और कंडीशन हो गई 3 फोर्सेस। 4 फोर्सेस पे लैमिस थ्योरम नहीं लगती, 2 फोर्सेस पे नहीं लगती, 3 फोर्सेस एग्जैक्टली। So if there are exactly 3 number of forces which are coplanar and concurrent, and they in combination bring the system in equilibrium, then this mathematical statement will be valid. बस इतना सा लिखना है। ठीक है, दिस इज द स्टेटमेंट, डायग्राम एंड एक्सप्रेशन ऑफ लैमिस थ्योरम। ये आपके कीवर्ड्स हो गए, आपको ये 4 कीवर्ड्स तो इंक्लूड करने हैं, तो ही आपका डेफिनेशन कंप्लीट होगा। 3 forces which are coplanar and concurrent and bring the system in equilibrium, then this mathematical statement is valid. This is called as Lami's theorem. बस इतना सा लिख देना है, 2 नंबर आपके कंप्लीट हो गए। Okay. Third question, define mechanical advantage and velocity ratio of a machine. You can go to lecture notes number 14 to have a detailed view of this answer. लेकिन इसका जल्दी से मेरे को आंसर बता दो, इसको आंसर कैसे करोगे बताओ। मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो क्या है? लिफ्टिंग मशीन्स की बात हो रही है,
मैकेनिकल एडवांटेज क्या है? वेट अपॉन फोर्स, डब्ल्यू वेट अपॉन न पी। बोल करके आप ये कहें कि लोड लिफ्टेड यस, लोड लिफ्टेड। अपॉन द एफर्ट अप्लाइड। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं इसका परफेक्ट आंसर करने का तरीका क्या होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जहां भी पॉसिबल हो, अगर मात्र 5 सेकंड में कोई फिगर बन जाता है तो उसको जरूर बनाओ, चाहे वो 2 नंबर वाला आंसर हो, चाहे 10 नंबर का हो, चाहे 15 नंबर का। जहां जहां भी आपकी पॉसिबिलिटी हो, यू मस्ट accompany your answers with the help of simple figures। कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स अपन को नहीं चाहिए, ना एग्जाम में चाहिए, ना आपकी लर्निंग में चाहिए। ठीक है, तो मैं मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो समझाने के लिए सबसे पहले मैं एक सिंपल सा फिगर बनाऊंगा। ये देखो, एक ही डंडा बनाया, एक ही फलक्रम बना दिया और एक सपोर्ट बना दिया, और उसके बाद इस डंडे की एक नई पोजीशन बना दी। कितना टाइम लगा फिगर बनाने में? 10 सेकंड। यहाँ पर रखो लोड W और यहाँ पर रखो एफर्ट P। इस डिस्टेंस को दिखा दो कि आपने एफर्ट को कितने डिस्टेंस तक नीचे अप्लाई किया, y डिस्टेंस तक, और लोड कितने डिस्टेंस तक ऊपर उठा, x डिस्टेंस। बस ये एक फिगर बनाओ और यहाँ पर नीचे इसका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखो, लिफ्टिंग लीवर। ये लिफ्टिंग भी लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ लीवर लिख दो, इतना काफी है। ठीक है, अब इसके बाद लिख दो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड लिफ्टेड अपॉन पी। इसको वर्ड्स में भी लिख दो मैकेनिकल एडवांटेज, क्योंकि इसने डेफिनेशन पूछी है ना, तो सिर्फ बिल्कुल ही कंसाइज भी नहीं कर सकते अपन। डिफाइन मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो। तो एक लाइन आती है बस, मैकेनिकल एडवांटेज और एम ए is defined as the ratio of load lifted to the effort applied on any lifting machine। वेलोसिटी रेशियो क्या है बताओ? वाई अपॉन एक्स। y upon x। इट इज y अपॉन x। इसका डेफिनेशन वर्बली कैसे लिखोगे? वेलोसिटी रेशियो और vr is the ratio of the distance moved by the effort to that of the distance moved by the load। ठीक है, यस सर। इतना सा आपने लिख दिया, छोटा सा फिगर, एक्सप्रेशन लिख दिया, एक एक लाइन की डेफिनेशन लिख दी, यू गेट फुल 2 मार्क्स। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये 2018 में आपके सिलेबस में मैकेनिकल वाइब्रेशंस का भी एक छोटा सा पार्ट, जो कि अब आपके सिलेबस से हटा दिया गया, तो इसको अपन डिस्कस नहीं करेंगे। फोर्स एंड फ्री वाइब्रेशन की बात वाइब्रेशन इंजीनियरिंग में आप लोग 6th सेमेस्टर में आएंगे तब पढ़ेंगे इसके बारे में, अभी आपके मैकेनिक्स के सिलेबस में ये नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन, व्हाट डू यू मीन बाय सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। अब इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्कशन नोट्स नंबर 10 में है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मल डेफिनेशन है ये नोट्स नंबर 12 में है। अब मैंने आपको प्रॉपरली 2 नंबर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का जो फॉर्मेट है और जो टेक्निक है ये अच्छी तरह से समझा दिया है। ये मैं अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे अपन को बहुत सारी बातें हैं करने के लिए। सो आई विल लीव इट अप टू यू कि इसको आप 2 नंबर के मार्क्स में किस तरीके से एक छोटे से फिगर के साथ में एक्सप्लेन कर सकते हैं विथ एज मिनिमम वर्ड्स एज पॉसिबल। सिंपल फिगर्स जरूर बनाएं और उसके साथ में एक एक लाइन की डेफिनेशन दें, दैट्स ऑल। ठीक है, लेट अस कम टू पार्ट बी, यहाँ पे एक्चुअली हमको मैकेनिक्स प्रॉब्लम्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, a system of loads acting on a beam is shown in figure। तो एक बीम है ए बी और उसके अलग अलग लोकेशंस पे 3 लोड्स लगा रखे हैं। ठीक है, 20 किलो न्यूटन, 30 किलो न्यूटन, 20 किलो। डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ द लोड्स एंड इट्स लोकेशन। लोकेशंस नहीं आएगा, रिजल्टेंट एक ही है, तो इसका लोकेशन है। अब सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ, ये जो सिस्टम ऑफ फोर्सेस इस पे लग रही है, ये कॉन्करेंट है क्या? Is this a concurrent यस सर। system of forces?
यस सर। कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है? एक ही प्लेन पर सर। नहीं, वो प्लेनर होता है। नहीं सर, कॉन्करेंट नहीं। कॉन्करेंट एक ही पॉइंट से निकलती हो। हाँ, तो क्या एक ही पॉइंट से निकलने वाली फोर्सेस है क्या ये? नहीं नहीं नो सर सर। नहीं। नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि रिजल्टेंट निकालने का जनरल तरीका जो सबसे इंट्यूटिवली अपन को पता होता है वो ये है कि भाई आपको ऐसा कोई फिगर मिल जाए, बोले कि ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्सिस ना भी दे तो भी चलेगा, और उसके बाद बोले कि इसके ऊपर कुछ फोर्सेस हैं। एक फोर्स लग रही F1 इतने थीटा पे, दूसरी फोर्स लग रही है F2 इतने थीटा पे, तीसरी फोर्स लग रही है F3, एंड सिमिलरली देयर इज सम 4 और 5 फोर्सेस। तो बोले कि भाई अब इसका रिजल्ट, इस तरह की प्रॉब्लम्स जो होती हैं ये को कॉन करंट को प्लेनर फोर्सेस। तो कॉन करंट फोर्सेस के लिए अपन को कुछ भी नहीं सोचना, समेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स निकालो। जीरो नहीं करना, क्योंकि आपको इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो अगर किसी भी सिस्टम ऑफ फोर्सेस का रिजल्टेंट निकलता है तो वो इक्विलिब्रियम में है या नहीं है? नहीं है सर। नहीं है। रिजल्टेंट निकलने का मतलब ही है कि कुछ समेशन ऑफ फोर्सेस करने के बाद एक रिजल्टेंट बच रहा है, तो आप उसको जीरो नहीं कर सकते। तो समेशन ऑफ एच निकालो, उसी तरीके से समेशन ऑफ वी निकालो। ये कैसे करेंगे? हर एक फोर्स को अपन स्प्लिट करेंगे। F1 को करा स्प्लिट, ये हो गया F1 साइन थीटा 1, ये हो गया F1 साइन थीटा 2, सॉरी साइन थीटा 1, सॉरी कॉस थीटा 1। थीटा वन उसी सर। उसी तरीके से F4 F5 F2 F3 सबको स्प्लिट करोगे, सबके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स निकालोगे और उनको समेशन करोगे। रिजल्टेंट क्या होता है? रिजल्टेंट फिर इवेंचुअली इस समेशन हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस समेशन वर्टिकल का स्क्वायर, ये रिजल्टेंट होता है। और रिजल्टेंट कितना थीटा बना रहा होगा ये पता करने के लिए, सपोज आपका रिजल्टेंट यहाँ जा रहा है, इन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट यहाँ पर आया है, आपको ये थीटा चाहिए, फाइनल थीटा। ये कैसे निकलता है? tan थीटा इज इक्वल टू, सर समेशन एच अपॉन वी। नो, v अपॉन h। यस सर, समेशन वी अपॉन एच, सॉरी। ठीक है। अगर आप थीटा को हॉरिजॉन्टल से ना बना करके थीटा को यहां बना रहे हो तब ये h अपॉन v हो जाएगा। ठीक है। लेकिन जनरली एग्जामिनर आपसे यही एक्सपेक्ट करता है कि थीटा शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। तो अगर हॉरिजॉन्टल के साथ में रिजल्टेंट का थीटा मेजर कर रहे हो तो tan थीटा समेशन v अपॉन समेशन h होगा। ठीक है। तो ये गेम अपन को खेलना आता है, बट दिस गेम वाज एप्लीकेबल ओनली इन द केस ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? अच्छा, इसमें सहूलियत क्या थी हमको? हमको ये पता था कि भाई आप इधर 5 नहीं, हमें 15-20 फोर्स दे दो, कोई मतलब नहीं बनता, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो इसी पॉइंट से पास होगा, इस बात की गारंटी थी। अब इस प्रॉब्लम में पंगा क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस गिवन क्वेश्चन? इसमें ये फोर्सेस जो है कौन करंट नहीं है, ये अलग अलग जगह पे लग रही है। तो अब मेरे को ये बताओ, मैं आपको 3-4 फोर्सेस दे दूं ऐसे, एक फोर्स यहाँ दे दूं, एक यहाँ दे दूं, एक यहाँ दे दूं, एक यहाँ टेढ़ा दे दूं, एक यहाँ दे दूं, इसमें से कोई भी फोर्स कॉमनली एक पॉइंट से पास नहीं हो रही है, ये सारी फोर्सेस अलग अलग पॉइंट पे लग रही है। अब मैं रिजल्टेंट निकालने के लिए काम तो वही करूंगा, सबसे पहले मैं इन सारी फोर्सेस को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में स्प्लिट कर लूंगा, फिर समेशन एच निकालूंगा, समेशन वी निकालूंगा, और उसके बाद वही सेम चीज करूंगा, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। आई एम गोइंग टू डू द सेम थिंग, क्योंकि रिजल्टेंट निकालने का कॉमन टेक्निक है, चाहे कौन करंट हो चाहे नहीं हो, यही है टेक्निक। ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ये रिजल्टेंट लग कहाँ रहा है? भाई जब ये कॉन्करेंट फोर्सेस थी तब तो मेरे को पता था कि इसी पॉइंट पे लगेगा रिजल्टेंट, इसी पे। लेकिन अब जब सारी फोर्सेस अलग अलग लोकेशंस पे लगी हैं तो मैंने रिजल्टेंट की वैल्यू तो निकाल ली और थीटा भी निकाल ली, थीटा भी वैसे ही निकलेगी, समेशन बी अपॉन समेशन एच, एग्जैक्टली वैसे निकलेगी। ये काम तो अपन अभी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ एक ही आती है कि ये रिजल्टेंट जो निकाला है
वो यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। देर आर इनफाइनाइट लोकेशंस एट विच द रिजल्टेंट कुड अपीयर। तो अपन को अब ये एक एडिशनल टास्क आ जाता है कि इस रिजल्टेंट की एप्लीकेशन की लोकेशन भी पता करो कि भाई एक्चुअली इन सारे बिखरी हुई फोर्सेस का रिजल्टेंट कहाँ पे रखा जाएगा। तो उसके लिए अपन बाद में यत्न करेंगे, उसका मैं अभी डिस्कशन खत्म होने के बाद बताता हूँ। लेकिन एक बार मैं चाहता हूँ कि आप ये जो टेक्निक है इसके ऊपर लगाएं और मेरे को सिर्फ ये बताएं कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, व्हाट इज द रिजल्टेंट। लोकेशन के ऊपर अपन अभी जस्ट डिस्कस कर लेंगे, लेकिन पहले मुझे आप ये लोग कैलकुलेट करके बताओ और ये कैलकुलेट करके बताओ कि थीटा। ये दो चीजें अभी करो, ऑल ऑफ यू डू इट। फिगर आपके सामने रखा हुआ है मैंने। सबसे पहले क्या करना है, 20 और 30 तो प्योरली वर्टिकल डायरेक्शन में है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली जो टेढ़ी है इसको स्प्लिट करेंगे अपन, ठीक है। अब 60 जो है इसको ऐसे लगाने की बजाय इसको आप यहां लेके आ जाओ ऐसे। नाउ दिस इज 20 एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री। ये वाला कितना हो जाएगा, ये कंपोनेंट कितना हो गया इसका, 20 cos 60। 20 cos 60 हो गया। और उसके साथ में ये जो वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा वो कितना हो गया, 20 20 sin 60। sin 60। अब ये दो फोर्सेस निकालने के बाद इस 20 को हटा दो यहां से, देन रिमूव दिस 20। कंपोनेंट जिसका बन जाए फिर उस फोर्स को हटा देते हैं। अब आपके पास में प्योर वर्टिकल फोर्सेस और प्योर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर एंड टेल। मेरे पास सर आंसर है, आप बताओ आंसर। सर इसको 24 को नीचे क्यों लिया? इसका डायरेक्शन देखो ना कैसे। तो ऊपर से भी तो वही हो रहा था ना। मैंने बस कन्वीनियंट के लिए बताया आपको। आप अगर यहाँ पर ऐसे इसको रख के इंट्यूटिवली कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप ये इसको यहाँ पर ऐसे रख करके सीधे ऐसे बोल दो कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये आएगा और वर्टिकल ये आएगा, ऐसे। हॉरिजॉन्टल तो सर सिर्फ 10 किलो न्यूटन ही रह जाएगी। हॉरिजॉन्टल हो गया आपका 10, यस करेक्ट। है ना सर? समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जो है वो आपकी हो नहीं गई सर, ऊपर वाली सर वर्टिकल हो जाएगी 67.32 समथिंग। 67.32 करेक्ट। ये वाली फोर्स हो गई 67.32 और ये वाली हॉरिजॉन्टल हो गई 10, ठीक है। रिजल्टेंट निकालो, ये निकालो। सर रिजल्टेंट आ रहा है 68.058। करेक्ट आंसर। योर रिजल्टेंट इज 68.06। यूनिट क्या है, यूनिट बताओ। किलो न्यूटन। किलो न्यूटन। किलो न्यूटन। ये आदत आपको बिल्कुल बना लेनी है, अगर अभी से नहीं है तो ये बनाना है। मैंने आपके आंसर्स में कई सारे स्टूडेंट्स का देखा है, ये आंसर इतना तो लिख देते हैं लेकिन यूनिट हमेशा मिस कर देते हैं। यू हैव टू राइट द यूनिट ऑल्सो, क्योंकि कई सारे एग्जामिनर आपके पक्का नंबर काटेंगे यूनिट ना लिखने के। मैं खुद काटता हूँ, तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि कोई दूसरा एक्सटर्नल एग्जामिनर जो होगा वो भी काटेगा। यूनिट हमेशा लिखनी है। सो रिजल्टेंट एक आंसर तो निकाल लिया, डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ लोड्स एंड इट्स लोकेशन। तो रिजल्टेंट का आपने मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया, अब थीटा निकालो।
थीटा नहीं निकला, इतना टाइम थोड़ी लगता है यार भाई। समेशन v और समेशन h तो है ही ना आपके पास में। 0.47 कितना है? 8.47 सर। 8.47। सर 1.47 बोल रहा है वो। सर 81 पॉइंट कुछ आ रहा है। 81.55 आएगा। ये सर भाई 81.55। देखिए मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से summation of horizontal forces was 10, summation of vertical forces was 68.06, and we find theta by taking tan theta equal to summation v upon summation h। तो ये कितना हो गया? 6.806। ठीक है, और थीटा क्या होगा? tan इनवर्स ऑफ, सही है ना? और ये अगर आपका कैलकुलेटर डिग्रीज पे सेट है तो थीटा शुड बी 81.55 डिग्री। ये आ रहा है क्या आंसर? यस सर। अब थीटा की बात यहां पर आपने ये तो कर दी, लेकिन दिस इज इनकम्प्लीट। क्या ये थीटा ये एंगल है? क्या रिजल्टेंट यूं है आपका? ये आपकी फोर्सेस कैसी है? ये नीचे, ये नीचे और ये ऐसे, ये है ना तीन फोर्सेस। तो क्या इसका रिजल्टेंट ऐसे आएगा क्या? ये थीटा ऊपर बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा? तो थीटा की वैल्यू बता देने से काम कंप्लीट नहीं हो जाता। मैंने आपको बीच में एक बार पहले भी इस बारे में बात डिस्कस की थी। whenever you express your theta you should tell with a small symbology in which quadrant your theta lies। तो अब मेरे को ये बताओ कि आपकी समेशन वर्टिकल जो है, देखो मैं इसको अगर रिजॉल्व करता हूं इन तीन फोर्सेस को, ये नीचे, ये नीचे, इस वाली का वर्टिकल कंपोनेंट नीचे और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेफ्ट साइड। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ वर्टिकल फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालूं तो ये तो टोटल नीचे को आएगा, और हॉरिजॉन्टल फोर्स एक ही है तो ये इधर को बनेगा। तो अब आपको क्या लगता है थीटा कौन से क्वाड्रेंट में बनेगी? थर्ड में सर। इट विल बी इन द थर्ड क्वाड्रेंट, यहां बनेगा, यस सर। है ना? तो रिजल्टेंट जो है आपका आर जो निकाला है दैट इज लाइक दिस। और ये जो आपने समेशन वर्टिकल अपॉन समेशन हॉरिजॉन्टल किया और 81.55 डिग्री निकाला, ये कहां बन रहा है? ये है हॉरिजॉन्टल कि सर। नीचे वाला है? यस सर। सर हॉरिजॉन्टल एक्स से। हॉरिजॉन्टल के साथ में बनाना पड़ेगा क्योंकि आपने समेशन v बाय समेशन h लिया है। तो दिस इज योर थीटा। अब आप आंसर को कैसे लिखोगे? क्या ये सब दिखाओगे क्या बना के? ये सारी चीजें थोड़ी बनानी है अपने को। आपको सिर्फ ये रफ में पता कर लेना है और उसके बाद मैं अपना आंसर सिर्फ इतना सा लिखूंगा। आई विल सिंपली एक्सप्रेस माय थीटा एज 81.55 डिग्रीज दिस इज द एंगल। ये थीटा भी लिखना जरूरी नहीं है, यू डोंट हैव टू राइट थीटा। ये फिगर बना दो, एंगल यहाँ बना दो और ये, दैट्स इट। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आता तो कैसे बनाते? सिंबल कैसे बनता? ऐसे बनता। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे, सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसे। ठीक है, तो ये सिंबोलॉजी मैंने आपको सिखाई थी। ये सिंबल बना दोगे तो आपको कुछ भी आगे आगे एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपने अपने रिजल्टेंट के कैलकुलेशन में उसका इंक्लिनेशन और उसका मैग्नीट्यूड दोनों निकाल लिए। नाउ ओनली वन थिंग रिमेन्स एंड दैट इज लोकेशन ऑफ द रिजल्टेंट ऑन दिस बीम। ये बीम कितने लेंथ की है? 1.5 3 और 3 6, 8 मीटर लंबी बीम है। तो इस 8 मीटर लंबी बीम पे आपका जो रिजल्टेंट यो बन रहा है, या आर जो इस तरीके से आ रहा है, ये रिजल्टेंट आकर कहाँ बैठेगा? यहाँ 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 कहाँ बैठेगा?
ये कैसे पता करें, बताओ, कोई तरीका आता है क्या? अभी तक आपने जितना काम किया उसमें आपको 5 से 6 नंबर मिल जाएंगे। द रेस्ट ऑफ द मार्क्स आर फॉर फाइंडिंग द लोकेशन। क्या तरीका है बताओ? चलो मैं बताता हूँ। वेरिग्नन्स थ्योरम काम में लेंगे अपन यहाँ पे। अब पहले ये बताओ वेरिग्नन्स थ्योरम क्या है? सर कॉन्ट्रैक्ट कोप्लेनर फोर्सेस आते हैं इसमें जो इक्विलिब्रियम में ना हो। सर वेरिग्नन्स थ्योरम सर, सर एक कोई भी सर जो फोर्स है सर, जो एक पॉइंट पे एक्ट कर रही है सर, उसके उसी फोर्स के सारे कंपोनेंट सर वो भी उसी सर वो कहते हैं ना उसके उसी फोर्स के सारे कंपोनेंट सर उसी पॉइंट के अलोंग एक्ट करेंगे। नहीं, वेरिग्नन्स थ्योरम मोमेंट्स के बारे में, मोमेंट के लिए है सर। ठीक है। वेरिग्नन्स थ्योरम ये कहता है कि अगर कुछ फोर्सेस आपकी इक्विलिब्रियम में है तो आप, सॉरी, आपकी कुछ इक्विलिब्रियम नहीं चाहिए आपको, कुछ फोर्सेस अगर किसी सिस्टम पे एक्ट कर रही हैं तो आप कोई सा भी एक पॉइंट ले लो उस प्लेन पे। अच्छा, कोप्लेनर होनी चाहिए फोर्सेस, ठीक है। तो कुछ कोप्लेनर फोर्सेस आपके अगर एक्ट कर रही हैं किसी बॉडी पे, तो आप उस बॉडी के किसी भी पॉइंट के अबाउट उन सारी फोर्सेस का इंडिविजुअली मोमेंट लो और उनको ऐड कर दो, तो आपको सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ फोर्सेस मिल गया। फिर ये बोलता है कि अब आप उन फोर्सेस का पहले रिजल्टेंट निकाल लो और उस रिजल्टेंट का भी मोमेंट ले लो उसी पॉइंट के अबाउट, तो आपके सिस्टम ऑफ फोर्सेस के इंडिविजुअली निकाले गए मोमेंट्स का सम और सिस्टम ऑफ फोर्सेस के रिजल्टेंट के अकेले का मोमेंट बराबर होगा। ये कहता है वेरिग्नन्स थ्योरम। और इंग्लिश में अगर अपन लिखें तो ये बोलता है फॉर अ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस the sum of moments of all individual forces taken about any point in the plane will be equal to the moment of the resultant taken about the same point। ये कहता है इससे आपको लोकेशन मिल जाएगी। अब देखते हैं कि इससे लोकेशन कैसे मिलेगी। पहले अपन ने सिस्टम बनाया, एक फोर्स, दूसरी फोर्स और तीसरी फोर्स को ऐसे बनाने की बजाय मैं ज्यादा पसंद करूंगा कि मैं सीधे ऐसे बना दूं, इसका एक कंपोनेंट और ये कंपोनेंट, ठीक है। तीसरी फोर्स को मैंने ऐसे बना दिया, दोनों कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस पॉइंट के अबाउट इसको O मान लेता हूं और इस पॉइंट के अबाउट इसका मोमेंट ले लेता हूं इन सारे फोर्सेस का। तो ये फोर्स नंबर 1 है, फोर्स नंबर 2 है, फोर्स नंबर 3। ये डिस्टेंस R1 है, ये डिस्टेंस R2 है और ये डिस्टेंस R3 है। तो सम ऑफ मोमेंट्स क्या हो गया, F1 इंटू R1 प्लस F2 इंटू R2 प्लस F3 इंटू R3। और ये जो फोर्स है, ये फोर्स तो सीधे O के अंदर से ही पास हो रही है, इसको फोर्थ फोर्स को, तो फोर्थ फोर्स का मोमेंट कितना होगा, 0 होगा। तो 4 फोर्सेस थी मेरी, एक्चुअली 3 थी लेकिन तीसरे वाले को मैंने स्प्लिट कर लिया था, तो इसलिए अब मेरी 4 फोर्सेस हो गई। 4 में से मोमेंट बनाएगी सिर्फ 3, इनके मोमेंट्स का सम ले लिया। फिर मैं एक नया फिगर बनाऊंगा। मैं ये बोल रहा हूं कि अब इस बीम पर मान लो कि मेरा रिजल्टेंट जो है वो O से कुछ अननोन x डिस्टेंस पर एक्ट कर रहा है। ये x मुझे पता करना है, ठीक है। मेरे को ये x पता करना है, ये r किस x से चल रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, r जो है वो तो टेढ़ी फोर्स है, ठीक है। तो एक तो तरीका है r का मोमेंट O के अबाउट कैसे लिया जाएगा, r को एक्सटेंड करो और O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पर ड्रॉप करो, तो ये d होगा, ठीक है। फिर मेरा जो मोमेंट आएगा r का अबाउट O, दैट विल बी r इंटू डी। अब देखो इसमें अब ये अननेसेसरी अपनी ज्योमेट्री इन्वॉल्व हो गई। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक दूसरा गेम खेल सकता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अगर ये r इस पॉइंट से पास हो रहा था
तो मैं आर को अगर स्प्लिट करूं, यानी आर को यहाँ पे ना रख करके, क्या मैं यहाँ पर अपनी समेशन वर्टिकल को और समेशन हॉरिजॉन्टल को रख सकता हूँ क्या आर की जगह? क्या ये दोनों फोर्सेस इसी पॉइंट से पास होंगी कि नहीं होंगी? होंगी सर। अब इसमें मेरा दूसरा तर्क ये है कि क्या जो ऑलरेडी प्योर वर्टिकल फोर्सेस थी, क्या उनका रिजल्टेंट ये समेशन वर्टिकल नहीं है? है सर। यस ना? सर। तो अब मैं इस ओवरऑल रिजल्टेंट की बात ही नहीं करूंगा, तो मैं तो अब सीधे सीधे अपने आंसर शीट में ये लिखूंगा, ये देखो, दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अप्लाइंग Varignon's theorem only for vertical forces। ये ट्रिक है जो कि आपके कैलकुलेशन को 80% सिंप्लीफाई कर देगी। अदरवाइज आप अगर पूरी पूरी प्रॉब्लम पे वेरिगनस थ्योरम लगाओगे तो आपको ये समेशन तो लेना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद आर का जो मोमेंट है, आर चूंकि एक इंक्लाइंड फोर्स है और हॉरिजॉन्टल से 80 कुछ समथिंग डिग्री बना रही है ना एंगल, तो इसका मोमेंट आप डायरेक्टली एक्स से मल्टीप्लाई करके नहीं ले सकते, आपको इसका मोमेंट ऐसे लेना पड़ेगा और ये डी पता करना पड़ेगा। अब हालांकि ये डी पता किया जा सकता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन डी पता करके फिर ये एक्स पता करना डबल काम है। मैं तो ये करूंगा ही, मैं सीधे बोलूंगा मैं वेरिगनस थ्योरम पूरे के पूरे प्रॉब्लम पे क्यों लगाऊं, मैं इन वर्टिकल कंपोनेंट्स को ले लूं और उनके रिजल्टेंट समेशन वी को ले लूं, तो ये समेशन वी इनका रिजल्टेंट है, तो इन तीनों पे और इस समेशन वी पे भी तो वेरिगनस थ्योरम लग सकती है और उससे मेरे को सीधे ही एक्स मिल जाएगी, क्योंकि ये समेशन भी जहां से पास हो रहा होगा वहीं से ही ये रिजल्टेंट भी पास होगा, ये अपन को पक्का पता है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं ये बोल रहा हूं कि आई हैव ऑलरेडी एज्यूम्ड दैट दिस समेशन v इज पासिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम माय रेफरेंस पॉइंट o। तो वेरिगनस थ्योरम अप्लाइड फॉर वर्टिकल फोर्सेस क्या हो गई? अब मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, मेरा फिगर अब सिर्फ इतना सा रह गया, फोर्स 1, फोर्स 2, फोर्स 3, तीन ही वर्टिकल फोर्सेस थी, हॉरिजॉन्टल को अब मैंने गायब कर दिया, और दूसरा फिगर में मैं बनाऊंगा समेशन वर्टिकल एक्टिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ। अब वेरिगनस थ्योरम ये कहती है ये R1 है, ये R2 है और ये R2। तो वेरिगनस थ्योरम बोलती है कि एक ही पॉइंट ले लो, पहले तो मैंने बोला मैंने ओ पॉइंट ले लिया, बोला कि अब जो इंडिविजुअल फोर्सेस हैं उसका ओ पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लो, तो बोला कि ठीक है साहब, F1 इंटू R1 प्लस F2 इंटू R2 प्लस F3 इंटू R3, ये तो हो गया सम ऑफ मोमेंट्स। और वेरिगनस थ्योरम फिर ये कहती है कि ये जो समेशन ऑफ मोमेंट्स है ये किसके बराबर होगा? इनका जो रिजल्टेंट है यानी कि समेशन v, उसका इनटू एक्स। मोमेंट उसी पॉइंट के अबाउट, इन दोनों को इक्वेट कर देना। तो आई विल सिंपली से, अब मेरे को समेशन v पता है, मेरे को समेशन v कितना था मेरा, इट वाज 67.32, ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ 67.32 इंटू एक्स मस्ट बी इक्वल टू F1 कितना है, अब अपन फिगर पे आ जाते हैं, F1 कितना है 20 किलो न्यूटन और डिस्टेंस कितनी है इसकी 1.5, ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 1.5 प्लस F2 कितना है 30 किलो न्यूटन और R2 कितना है, सर 30 × 3 हो गया। हाँ 3 लेना पड़ेगा, आप इस पॉइंट के अबाउट ले रहे हो ना मोमेंट, तो 30 की जो डिस्टेंस है ए से वो 1.5 प्लस 1.5 है, ये 1.5 मत ले लेना, ठीक है, तो 3 हो जाएगा, तो इट इज 30 इंटू 3 प्लस F3 और R3 कितने हैं, 20 इंटू 6। अब ये ना 20 नहीं लोगे, 20 तो पूरी फोर्स है,
आपने यहाँ पर इसका सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट लिया है, तो दिस इज 17.32 into 6. हाँ 20 sin 60 इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, आपको सिर्फ ये लेना है। ठीक है, आप जल्दीबाजी में ये भूल गए कि अपन ने क्या ट्रिक लगाई थी, अप्लाइंग वेरिगनस थ्योरम ओनली फॉर वर्टिकल फोर्सेस। तो आप Yes, इसका 20 पूरा नहीं ले सकते, सिर्फ 20 का वर्टिकल लोगे। ठीक है, 20 sin 60 मल्टीप्लाइड बाय 6. 6। नाउ यू सॉल्व इट, यू डायरेक्टली गेट योर आंसर एक्स। अब ये सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें अपन टाइम वेस्ट ना करें, मैं आपको सीधे सीधे आंसर बता देता हूँ। योर आंसर शुड बी इक्वल टू 3.33। अब आपका आंसर कंप्लीट हो गया है इस क्वेश्चन। सारे कॉन्सेप्ट्स आपके रिवाइज हुए कि नहीं हुए इस क्वेश्चन में, ये बताओ। हो गया सर। क्लियर हो गया ना ये कैसे करना है? Yes, sir. सर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लैडर फ्रिक्शन। लैडर फ्रिक्शन की प्रॉब्लम बहुत कॉमनली पूछी जाती है आरटीयू में, ये आपको बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए लैडर फ्रिक्शन के। क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। अ लैडर ऑफ लेंथ 4 मीटर, ये लैडर है, वेइंग 200 न्यूटन। तो 200 न्यूटन कभी भी जब लैडर का वेट देते हैं तो लैडर के सेंटर पे उसके वेट को लगा देना सीधे। ये इन्होंने आपको लगा करके दे दिया सेंटर पे 2 मीटर, सॉरी 200 न्यूटन is placed against a vertical wall as shown below. Coefficient of friction between wall and ladder is 0.2. तो यहां पर तो म्यू की वैल्यू 0.2 है, एंड दैट बिटवीन द फ्लोर एंड द लैडर इज 0.3। यहां पर इसके फ्रिक्शन की वैल्यू 0.3 है, तो इसको μ1 μ2 लिख लो या अलग से लिख लो जैसा भी है, 0.3। The ladder in addition to its own weight has to support a man weighing 600 Newton at a distance of 3 meter from A। तो ये इसने फिगर में बना के बता दिया कि ये एक आदमी खड़ा है यहाँ पे लैडर के ऊपर चढ़ के खड़ा हुआ है, और ये इस ए पॉइंट से ऐसे मेजर करें तो 3 मीटर के डिस्टेंस पर है। ठीक है, 200 न्यूटन की लोकेशन क्या हो गई, 4 मीटर की तो लैडर है, और इसके सेंटर पे आप फोर्स लगाओगे तो ये आपको वैसे पता लग गया कि 2 मीटर हो गई ये डिस्टेंस, जहां पर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसका, जहां पर 200 न्यूटन लैडर की वेट लग रही है। तो लैडर की वेट 200, आदमी की वेट 600। ठीक है, कैलकुलेट द मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स टू बी अप्लाइड एट ए टू प्रिवेंट स्लिपिंग। ये बोल रहा है कि अब ये आदमी इस पे खड़ा हो गया तो ये सीढ़ी जो है वो नीचे को फिसल जाएगी, तो आप इस पॉइंट पे कितनी मिनिमम फोर्स लगा के पकड़ोगे जिससे कि ये जस्ट स्लिप होने से प्रिवेंट हो जाए। तो अब मेरे को पहले तो ये बताओ, ये स्टैटिक्स की प्रॉब्लम है या डायनामिक्स की प्रॉब्लम? डायनेमिक्स की। डायनामिक्स में चीज चलती भी दिखनी चाहिए, सर स्टैटिक्स की। ये स्टैटिक्स की प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने इसके लैडर की स्लिपिंग को प्रिवेंट कर दिया पी फोर्स लगा करके। तो दिस लैडर, द मैन स्टैंडिंग ऑन इट एंड ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द लैडर, दे आर ऑल इन इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम है, और जैसा मैं कम से कम 100 बार रिपीट कर चुका हूँ, इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम अगर आपकी मैकेनिक्स में आ गई तो स्टार्ट ही कर दो यहाँ से एफबीडी। समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 0। हाँ बिल्कुल सही कहा, पहले एफबीडी बनाओगे और एफबीडी में आपको सारी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में चीजों को स्प्लिट कर लेना है, अगर नहीं है तो ऑलरेडी। ठीक है, फिर उसके बाद सीधे ये बढ़ाना चालू कर दो, समेशन ऑफ एच को 0 रखोगे। अब देखो, अब चूंकि रिजल्टेंट 0 है इसका आपको पता है, तो समेशन एच 0 आएगा, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस 0 आएगा, और किसी भी पॉइंट के अबाउट मेजर किए हुए मोमेंट्स का सम भी 0 आएगा। इन 3 इक्वेशन से आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए।
तो ये चीज है इक्विलिब्रियम की। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में ये तीनों इक्वेशंस यूज होती है अपनी। अब सबसे मेन चीज है इसका प्रॉपर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। ठीक है, तो प्रॉब्लम में ऑलरेडी एक तरह से देखे तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम ही दे रखी है यहाँ पे, बस इसमें फोर्सेस और लगानी है, कुछ एक फोर्सेस। ठीक है, डिस्टेंसेस दे रखी है, दो फोर्सेस तो लगा ही रखी है, 600 और 200। अब इन पी फोर्सेस को, फ्रिक्शन की फोर्सेस को और रिएक्शन की फोर्सेस को बनाना है, ये सारी चीजें और इस लैडर पे एक्ट करेंगी। सो आई एम ड्रॉइंग द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द लैडर। तो जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो तो लैडर के अलावा और कुछ नहीं बनना चाहिए। कायदे से देखा जाए तो वॉल भी नहीं बननी चाहिए, लेकिन आप रेफरेंस के लिए ऐसे डॉटेड लाइन बना सकते हो। ठीक है, एंगल वगैरह भी बना सकते हो, उसमें कोई बंदिश नहीं है, 60 डिग्री है, इसको छोड़ देते हैं अभी फिलहाल। अब देखो सेंटर ऑफ लैडर पे मेरे 200 नीचे को लग गई, ये एक फोर्स हो गई। फिर एक आदमी खड़ा है यहाँ पर कहीं पे, उसकी फोर्स नीचे को लग रही है 600 न्यूटन। पी फोर्स आपको लगाने को कहा गया है, तो ये पी फोर्स तो आप लगाओगे ही। अब मेरे को बताते चलो, ये तीन फोर्सेस तो प्रॉब्लम में थी, अब और कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो आप इसमें बनाओगे, एक एक करके बताते जाओ। सर म्यू आर फ्रिक्शनल फोर्स। म्यू आर की जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कहाँ लगेगी? वॉल पे और नीचे दोनों जगह फ्लोर। लगेगी। ठीक है, तो अब मेरे को ये बताओ, यहाँ पर जो म्यू आर का डायरेक्शन है वो ऊपर को है या नीचे को है? ऊपर को। ऊपर को। क्यों ऊपर को है? क्योंकि टेंडेंसी ऑफ द लैडर इज टू स्लिप डाउनवर्ड्स, राइट? So if the tendency of motion at the point of contact is in the downward direction, then the frictional force must be in the opposite, that is in the upward direction. तो इसीलिए अब मेरे को ये पता लग गया कि जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी यहाँ पर, ये लगेगी ऊपर को। तो मैं इसको लिख देता हूँ μ1 इंटू r1। इस लोकेशन को मैं 1 डिक्लेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब फ्रिक्शनल फोर्स तो μ1 r1 ही होती है ना। अब ये r1 क्या है और कहाँ लग रही है? R1 रिएक्शन फोर्स है सर। रिएक्शन फोर्स है। ये कैसे बनाऊं मैं? देखो रिएक्शन के बारे में एक चीज हमेशा याद रखना है, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एनी सरफेस। जिस भी सरफेस पे लग रही है उस सरफेस के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो अगर फ्लोर है तो रिएक्शन यो लगेगी, वॉल है तो रिएक्शन यो लगेगी, कर्व्ड सरफेस है तो सेंटर से आप किसी भी एक पॉइंट को लेंगे तो उस पर पहले टेंजेंट बनाएंगे और उस टेंजेंट का परपेंडिकुलर लोगे। रिएक्शन की नेचर ही ऐसी होती है, इट ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू एनी सरफेस ऑन विच द रिएक्शन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। तो वॉल पे मैंने μr1 फ्रिक्शन तो लगा दिया, तो रिएक्शन किधर को बनाऊं मैं, ये बताओ। सर लेफ्ट हैंड साइड परपेंडिकुलर। ये हो गया क्या r1? यस सर। अब उसी तरीके से आप मेरे को जमीन का भी बता दो। जमीन को अपन पॉइंट 2 डिक्लेयर कर देते हैं, तो ये मैं r2 ले लूं यस सर। और एक फोर्स ये भी बना दूं। ये कौन सी P। फोर्स है? P। पी तो ये रही। सर μ2 r2। Yes. U2 R2 है सर। अब देखो सीडी जब फिसलने की टेंडेंसी रखेगी तो सीडी का ये वाला जो पॉइंट है, सीडी का ये पॉइंट किधर को टेंडेंसी रखेगा फिसलने की, लेफ्ट को या राइट को? लेफ्ट को फिसलेगा। तो आप लेफ्ट को फिसलने की टेंडेंसी को प्रिवेंट कर रहे हो फ्रिक्शन से, तो फ्रिक्शन लगेगी राइट। सो द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो अब मैं इसको मार्क कर देता हूँ μ2 r2 एंड नाउ वी हैव ड्रॉन ऑल द फोर्सेस।
जरा फोर्सेस को काउंट करके बताओ कि सीढ़ी पे टोटल कितनी फोर्सेस लग रही है। 7। 7 forces. There are 7 forces. 7 And sir. out of these 7 forces, some forces are horizontal, some forces are vertical, and there is no force, fortunately, which are at any inclination. क्योंकि इंक्लिनेशन पे होती तो फिर अपन को उसको स्प्लिट करना पड़ता। तो अपने लिए ये अच्छा हुआ, सारी फोर्सेस लैडर के केस में अपनी वर्टिकल या प्योर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब क्या करना है, आपका फाइनल एम है पी को पता करना। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं सोचना, बिल्कुल आंख बंद करके ये 3 इक्वेशंस लगा दो, समेशन h इक्वल टू 0, समेशन v इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ मोमेंट्स अबाउट सम पॉइंट वी हैव टू टेक। अब ये अपन इस पे दिमाग लगाएंगे कि कौन से पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेना सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा और सबसे टाइम सेविंग रहेगा। आप मोमेंट चाहो तो इस पॉइंट के अबाउट भी ले सकते हो, इससे भी सॉल्व हो जाएगा। इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेके सॉल्व हो जाएगा, इसके अबाउट लेके सॉल्व हो जाएगा, सेंटर के अबाउट लेके सॉल्व हो जाएगा, इसके अबाउट लेके कहीं पे भी लेकर के मोमेंट लेके सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अपन को ऐसा पॉइंट चूज करना है जिससे कि अपन को सबसे ज्यादा फायदा हो, टाइम सर सेविंग। यहाँ से पी पास हो रहा है वहां से लेंगे मूवमेंट। वेरी गुड, एक्सेलेंट। अपन आते हैं उस पे, बट व्हाट यू हैव सेड इज एब्सोल्युटली राइट। द बेस्ट लोकेशन फॉर टेकिंग द मोमेंट इज दिस वन। ये मैं बताऊंगा क्यों। चलो एनीवे, these 3 equations have to be applied now. अब मैं एक एक करके इक्वेशन आपसे पूछता चला जाता हूं। समेशन h इज इक्वल टू 0 को अप्लाई कीजिए प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ। टेल मी। -r1 प्लस μ2r2 इज इक्वल टू 0। -r1 प्लस μ2r2, बस दो ही है क्या? प्लस p पी प्लस p इज इक्वल इक्वल टू टू 0। ठीक है, बिल्कुल सही। एक इक्वेशन बन गई, मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1। समेशन v इक्वल टू 0 अप्लाई कीजिए। μ1r1 वन आर वन प्लस R2 μ1r1 प्लस r2 माइनस 600 सही है। Yes, दिस sir, इज सही है। इक्वेशन नंबर 2। अब सबसे पहले अपन ये देखें कि अपन को तो p को पता करना है। कई बार जरूरी भी नहीं होता कि तीनों इक्वेशन यूज करो भाई, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं जिसमें कि मोमेंट को अप्लाई कर, मोमेंट वाला इक्वेशन यूज करने की जरूरत ही ना पड़े। तो एक बार अपन देख लेते हैं। पहले अपन प्रॉब्लम में चल के μ1 और μ2 को वैल्यूज में कन्वर्ट कर लें। बॉल एंड लैडर की म्यू है 0.2, यानी कि μ1 इज 0.2। फ्लोर एंड लैडर की म्यू है 0.3, तो μ2 इज 0.3। ठीक है, तो अब पहले मैं इन दो इक्वेशंस को जरा कन्वर्ट करके थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो आई एम गेटिंग -r1 प्लस 0.3 r2 प्लस p इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में 3 अननोन है और इस एक इक्वेशन से p मेरे को पता नहीं लगेगी। दूसरे इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखता हूं। μ1 इज 0.2, r1 प्लस r2 इक्वल टू 800। सही है ना? यस सर। क्या मैं इन दो इक्वेशंस को यूज करके p निकाल सकता हूं क्या? यस सर। नो सर, नहीं निकाल सकता, निकाल 3 अननोन है सर। क्योंकि 3 अननोन है और यस इक्वेशन सर, 2 यस ही है। तो सर, अब मेरे को यस ये सर। पता लगा कि भाई मैं इन दो की मदद से काम नहीं बना सकता अपना। आई हैव टू यूज माय थर्ड इक्वेशन आल्सो एंड दैट इज समेशन ऑफ मोमेंट्स इक्वल टू 0। अब मैं एक ऐसे पॉइंट की तलाश में हूं जिसके अबाउट मैं समेशन m इक्वल टू 0 लगाऊंगा तो मेरे सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरामीटर्स गायब हो जाएं उसमें से।
अब देखो, अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट लगाता हूं तो इसमें म्यू आर टू का मोमेंट जीरो हो जाएगा, पी का मोमेंट जीरो हो जाएगा, आर टू का मोमेंट बनेगा, आर वन का मोमेंट भी बनेगा। तो दो पैरामीटर्स तो अभी भी अननोन बनेंगे मेरे। अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट अपना मोमेंट लेने की कोशिश करता हूँ, टॉप पॉइंट के अबाउट, तो मेरा म्यू आर वन और आर वन का मोमेंट तो जीरो हो गया। 600 और 200 का मोमेंट बनने दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो नंबर्स हैं। लेकिन अभी भी मेरे पी का मोमेंट बनेगा, आर टू का बनेगा, म्यू आर टू का बनेगा। तो अभी भी मेरे दो पैरामीटर्स अननोन रहे। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लूं, कौन सा, ये बॉटम पॉइंट के अबाउट, तो मेरा आर टू का, म्यू आर टू का और पी का, तीनों का मोमेंट जीरो हो जाएगा। और म्यू आर वन का बनेगा, आर वन का बनेगा। तो इसमें अननोन तो आर वन ही है। 600 का बनेगा, 200 का बनेगा, तो यस कुल सर। मिलाकर के एक ही अननोन रह गई। तो एक अकेली इस इक्वेशन से मेरे को सीधे आर वन की वैल्यू मिल जाएगी। और एक बार मेरे को आर वन मिल जाए तो फिर मैं सेकेंड इक्वेशन में ला करके आर टू निकाल लूंगा। और जब मेरे को आर वन आर टू दोनों पता लग जाएंगे तो उन दोनों को मैं फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके पी निकाल लूंगा। ये मेरी स्ट्रेटेजी होगी। ठीक है। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ टू टेक द मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट। इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट मेरे को लेना है, तो मैं सबसे पहले तो इस पॉइंट का फिगर में देखूंगा कि क्या डेजिग्नेशन है। दिस इज पॉइंट ए। ठीक है। तो ये चीज लिखना जरूरी है आपके एग्जाम में, टेकिंग मोमेंट्स अबाउट ए। ये नहीं लिखा तो भी आपका एग्जामिनर एक आध नंबर काट सकता है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू राइट कि कौन से पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले रहे हो। एंड देन साइन कन्वेंशन फॉर मोमेंट्स अंटिल एंड अनलेस स्पेसिफाइड। यानी कि ऐसा बहुत कम ही होता है कि कोई आपको साइन कन्वेंशन आपके ऊपर कोई इम्पोज करे कि इस मोमेंट क्लॉकवाइज को प्लस लो या एंटी क्लॉकवाइज को माइनस लो। तो जब तक कहा ना जाए तब तक मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि टेक द क्लॉकवाइज मोमेंट्स एज नेगेटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स एज पॉजिटिव। दिस इज द साइन कन्वेंशन फॉर मोमेंट्स। ठीक है। तो अब अपने पास 7 फोर्सेस थी जिसमें से P का मोमेंट नहीं बनेगा, म्यू म्यू टू आर टू का मोमेंट नहीं बनेगा और आर टू का मोमेंट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों फोर्सेस इसी पॉइंट से पास हो रही हैं। बनेंगी कौन कौन सी फोर्सेस की मोमेंट? 200 का बनेगा, 600 का बनेगा, आर वन का बनेगा, म्यू आर वन का बनेगा। अब मेरे को मोमेंट्स बना करके बताओ इनके। मैं इस इक्वेशन को यहाँ से हटा देता हूँ। अच्छा ये बताओ इसके बाद कौन सा लेक्चर है आपका? थर्मोडायनेमिक्स। कौन लेता है वो? दिनेश सर। दिनेश सर, दिनेश सर। अच्छा, थोड़ा सा अपन लेट हो जाए तो चलेगा क्या? हाँ सर हाँ चलेगा। सर, कोई बात नहीं, चलेगा चल सर। जाएगा सर। मैं दिनेश को फोन करके बोल दूंगा अभी क्लास के बाद में कि मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा रोका। ठीक है। ओके। ओके सर। इसको फिनिश कर लेते हैं। मैं पूरा फिनिश नहीं कराऊंगा, आपको कम से कम इतना छोड़ दूं कि यू कैन सॉल्व इट योरसेल्फ। आप मेरे को मोमेंट्स बताओ अब इसके। टेक मोमेंट्स अबाउट पॉइंट ए। दिस इज पॉइंट ए। 200 का मोमेंट बताओ मेरे को। अच्छा ये दे दूं 200 आपको, into दिस इज 2। 60 डिग्रीज। दिस इज 60 डिग्रीज। ठीक है। और 200 का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो यहाँ से पास हो रहा है। तो आपको ये डिस्टेंस लेनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस लेनी है। 200 इंटू 2 नहीं कर सकते क्योंकि टू मोमेंट जो होता 200 है, साइन 60 इंटू 2 करेंगे सर। हाँ, ये डिस्टेंस जो है ये 2 मीटर है। ठीक है। तो ये नीचे वाली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी हुई जहां टू से लाइन ऑफ एक्शन जा रहा है? सर 2 cos 60। 2 cos 60 हो गया। तो मोमेंट की वैल्यू जो है अबाउट पॉइंट ए, ये हो गया 200 इंटू 2 cos 60। अब मेरे को ये बताओ, ये जो मोमेंट है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सर नेगेटिव। ये नेगेटिव है क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का मोमेंट जो है वो योर रोटेशन कॉज करेगा, दैट इज क्लॉकवाइज। सो आई पुट अ नेगेटिव साइन हियर। तो इसका मोमेंट मेरे को पता लग गया। 600 का मोमेंट बताओ अब इसी तरीके से। इसकी डिस्टेंस देख लो आप फिगर में।
Sir, ये लाइन ऑफ 600. इसका लाइन ऑफ एक्शन ये हुआ, 3 cos 60 ये डिस्टेंस 3 हुई, 60 डिग्री हुआ, तो ये डिस्टेंस यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हुई, 3 cos 60। 3 cos 60 तो इसका मोमेंट बनेगा Minus. 600 इंटू 3 cos 60 प्लस या माइनस, माइनस सर। ये भी माइनस, नेगेटिव सर। ठीक है। और अब R1 पे आ जाओ, थोड़ा सा मैं फिगर आपको सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूँ। ये R1, ये पॉइंट ए, ठीक है। R1 का A से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे मेजर करोगे? ये डिस्टेंस, व्हाट इज दिस डिस्टेंस? Sir, 4 sin 60. हाँ, इसकी टोटल लेंथ है 4, ये एंगल है 60 डिग्रीज, तो ये जो डिस्टेंस है ये कितनी होगी, 4 sin 60, और यही सेम डिस्टेंस होगी इस क्वेश्चन मार्क की, एंड दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर R1, ठीक है। तो R1 की वैल्यू तो मुझे पता नहीं है, मैं R1 ही लिखूंगा उसको, तो मैं लिख देता हूँ R1 इंटू 4 sin 60। अब ये बताओ, ये पॉजिटिव मोमेंट है कि नेगेटिव मोमेंट है? Sir, positive है. पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट जब R1 इस डिस्टेंस पे रोटेट करेगा तो ये इस तरह से रोटेट करेगा, एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, सो दिस इज अ पॉजिटिव मोमेंट, तो ये तो हो गया प्लस। अब एक फोर्स और रह गई आपकी म्यू R1, ठीक है, इसको भी एक अलग से एनालाइज कर लेते हैं। म्यू 1 R1 यो पास हो रहा है, पॉइंट ए यहाँ पर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी हुई म्यू 1 R1 की, यही हो गई सीधे सीधे, ये बॉटम वाली लाइन, Sir, 4 cos 60. दैट इज 4 cos 60। और इसको जब मैं रोटेट कराऊंगा तो इसका रोटेशन होगा ऐसे, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, सो दिस इज अ पॉजिटिव मोमेंट, तो ये मोमेंट की वैल्यू हो गई मेरी प्लस म्यू 1 R1। अच्छा, म्यू 1 की वैल्यू अपन को ऑलरेडी पता है 0.2 R1 इंटू, सर ये cos 60 वाला फैक्टर कैसा है सर, एक बार वापस एक्सप्लेन कर दो। अभी cos 60 बताते और हैं। sin 60 वाला फैक्टर। ये देखो, म्यू R1 पॉइंट ए से कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ट्रेवल करना है, ये पता करना है। ये डिस्टेंस मेरे को 4 दी हुई है, तो ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं हुई, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी, ये वाली होगी। ये एंगल 60 दे रखा है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हुई आप बताओ, 4 4 cos sin 60 हुई ना, यस 4 सर, cos 60 हुई ना। ये सर उसी 4 तरीके से 4 पहले वाले केस में R1 जो है वो इधर लग रहा था लैडर के टॉप पे। अब अपने पास क्वेश्चन ये आता है कि R1, अब ये ए पॉइंट है और R1 यहाँ लग रहा है, तो ए से R1 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, तो इस पर लाइन ऑफ एक्शन एक्सटेंड करो और ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ठीक है। तो ये डिस्टेंस अपन को निकालनी है, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर ही है, ये 60 है, तो ये कितना हुआ, ये 4 है, 4 sin 60 हुआ कि नहीं हुआ, ये सर 4 sin 60। तो ये सर हो गया ना 4 आपका डिस्टेंस। सर 4 cos 30 से भी तो निकल जाएगा ना ये डिस्टेंस। हाँ, वैसे निकाल लो, आप इसको 30 ले लो, तो ये 4 cos 30 हो गया, 4 cos 30 और 4 sin 60 एक ही चीज है। सर क्लियर हो गया ना कि अपन कर क्या रहे हैं। यस सर, यस सर। मोमेंट्स आर ऑलवेज कैलकुलेटेड एज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो, आपने 7 में से 1 2 3 फोर्सेस का तो मोमेंट नहीं लग रहा था, बाकी 4 का लग रहा था, इन चारों को आपने प्रॉपर साइन के साथ में ऐड कर लिया, ठीक है। और इन सब का समेशन इक्वल टू क्या करोगे, समेशन ऑफ ऑल दिस मोमेंट्स इज इक्वल टू 0, 0 ठीक है। अब ये -200 2 cos 60 तो नंबर है, ये भी नंबर है, इसमें R1 रहता है, इसमें R1 रहता है, इन सबको ऐड करके जब मैं इक्वल टू 0 करूंगा तो क्या मैं इसमें से R1 निकाल पाऊंगा कि नहीं निकाल पाऊंगा,
यस सर निकाल निकाल कैसे पाएंगे। निकल जाएगा? तो आप R1 निकालिए, सब्स्टिट्यूट इट इन द सेकंड इक्वेशन हियर, ठीक है, तो इससे R2 निकल जाएगा। जब R1 और R2 दोनों पता लग गए, सब्स्टिट्यूट देम इन इक्वेशन नंबर 1 एंड देन यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ P इवेंचुअली। और इसी तरह की क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसी एग्जैक्ट सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा। योर फाइनल आंसर इज, मैं आप पे लिख देता हूं, आप इसको एक बार हाथ से कैलकुलेट जरूर करें, 61.76 न्यूटन। दिस इज द फाइनल करेक्ट आंसर, P की वैल्यू, ठीक है। मैंने आपके क्लासरूम में सारे यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर्स अपलोड कर दिए हैं, आपको नोटिफिकेशन मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ? मिल गया सर, है आ ना? गए थे कल यस रात। सर। सारे यूनिवर्सिटी के पेपर्स हैं, सारे नोट्स और सारे वीडियोस मैंने आपके क्लासरूम ऐप पर ही अपलोड कर दिए। अब आपको कहीं एक्सटर्नल लिंक पे नहीं जाना, आप अपने मोबाइल पे क्लासरूम ऐप से सारी पढ़ाई कर सकते हैं। तो प्लीज कीप स्टडीइंग, और नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी अपनी, मंडे को अपन इस क्वेश्चन पेपर को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके सर। नाउ लेट मी टेक योर अटेंडेंस।